नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस सेट में जो हम कर रहे हैं। आज ये 16वां टेस्ट है। 15 टेस्ट जो लोग कर चुके हैं उनको पता होगा कितनी बढ़िया इनकी तैयारी चल रही है, कैसे वो अपने को जान पा रहे हैं कि कितने तैयार हैं वो। फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग करिए जिससे अच्छे से अच्छा आपका टेस्ट हो सके। इसमें 8 प्रश्न करंट अफेयर के हैं और 17 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? पहले आप उत्तर देंगे, फिर बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करेंगे और देखेंगे आपका उत्तर सही है या गलत है। अगर उत्तर सही होगा तो सही है, अगर गलत है तो बाद में अपना स्कोर भी शेयर करना है आपको, तो काउंट करते रहेंगे। एम बी शाह, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, स्वतंत्र कुमार के सिवान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, इसको जब इसके लिए समिति का गठन किया गया था तो पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसको इसका मसौदा पेश करना था। तो दिसंबर 2018 में सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा सौंप दिया और फिर मई 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद इस मसौदे को जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आज के जो टॉपिक्स हैं इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ऐसे और बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे और हर टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बताइए इसका उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में कितने फीसदी नामांकन का लक्ष्य रखा गया है? स्कूली शिक्षा में ध्यान रखिएगा, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन करिए कि क्या पूछा जा रहा है। स्कूली शिक्षा में कब तक? 2030 तक कितने प्रतिशत नामांकन का, कितने फीसदी नामांकन का लक्ष्य रखा गया है? तो बताइए स्कूली शिक्षा में 2030 तक। सही उत्तर दीजिए और इसका सही उत्तर है 100%। 100% का ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 100% हो जाए। ठीक है। और 3 से 6 वर्ष तक की आयु के जो प्री प्राइमरी शिक्षा की बात होती है बच्चों के लिए, तो इसका 2025 तक सार्वभौमिक करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा में नामांकन रखा गया है। छठे ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा की बात इसमें की गई है। कक्षा 5 तक बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य, केंद्र, समवर्ती, उपयुक्त सभी। राज्य, केंद्र, समवर्ती, उपयुक्त सभी। सोच कर उत्तर दीजिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर, जिनका भी उत्तर है राज्य सूची का विषय है, उनका उत्तर सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना। लोग ज्यादातर पुलिस के हिसाब से शिक्षा को मार देते हैं, लेकिन ये समवर्ती सूची का विषय है। तो कभी कभी आपके सामने जो क्वेश्चन आते हैं तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड होते हैं। शुरू में शिक्षा प्रांतीय राज्य सूची में थी और वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन जब आया तो उस संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में कर दिया गया। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ एचआरए में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद। एचआरए की बात हो रही है, हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ की। कौन इसमें शामिल था? और सही से सोच विचार कर उत्तर दीजिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। इसमें सभी शामिल थे जो ये नाम दिए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों के तीनों लोग शामिल थे। और 1922 फरवरी की बात है, चौरा चौरी की घटना के पश्चात जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो अब जो उस समय नवयुवक थे उनको कांग्रेस से मोहभंग हो गया और रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक दल का गठन किया। आज चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में बाद में शामिल हुए, तो ये सभी उसमें शामिल थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? किस सन में किया गया? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी इसका उत्तर हमने व्याख्या में बताया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1924 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा आप मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने जब आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, छोटा सा ध्यान देना है। यहाँ पर एक ये है हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ एचआरए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पूछा जा रहा है हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हो रही है, ये उसके बाद गठित हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928।
ठीक है। आज दो दो क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया है कि एक की व्याख्या एक निकलेगी दूसरे में, लेकिन क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं इस पे आप ध्यान दे पाए। तो 1928 में काकोरी कांड के बाद, दिसंबर 1928 की बात है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव, इन लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नए सिरे से गठन किया था और इसका नाम रखा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर इस नए दल के कमांडर थे, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तिथि बताना है, सही से उत्तर दीजिएगा। किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि किस तिथि को ये मनाया जाता है। और ये तिथि कौन सी है? ये तिथि है 29 जून। 29 जून को ये मनाया जाता है। महालनोबिस का नाम आपने सुना है? प्रशांत चंद्र पीसी महालनोबिस जिनको कहते हैं, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है ना। और उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म कोलकाता में हुआ। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार थे। इन्होंने भारत में मानव मिति में विद्वन्नता हासिल की और भारतीय जनसंख्या सांख्यिकी संस्थान की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण की योजना में योगदान दिया। कौन सा इनके बारे में सही नहीं है? किसके बारे में? पीसी महालनोबिस के बारे में, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार थे। ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार नहीं थे। ये याद रखिएगा, जो इनसे संबंधित योजना है वो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, महालनोबिस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्हीं के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि उसका मॉडल इन्होंने तैयार किया था। भारत में उद्योग के विकास, भारी उद्योगों के विकास के लिए इन्होंने एक कार्य योजना तैयार की थी और नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। आर्थिक विकास का जो उस समय मॉडल अपनाया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन कब किया गया? इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंड मांगती है गवर्नमेंट कि हमको पैसा दो तो कोरोना से निपटेंगे। तो राष्ट्रीय राहत कोष का गठन कब किया गया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1900 कब? 1948 की बात है। भारत के आज़ाद होने के जस्ट एक साल बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन किया गया था। और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, इसका उद्देश्य उस समय जो गठन करने का था वो पाकिस्तान से जो विस्थापित लोग आए थे भारत में, उनकी मदद करना था, है ना। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता ने इसमें अंशदान किया था और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में वो जमा हुआ था जिससे उनकी हेल्प की जा सके। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को किस धारा के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है? यानी कि उसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है। कोई या क्या ऐसा है? देखिए विकल्प क्या है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 छा के तहत, वही 1961 की धारा 10 और 139 के तहत कोई छूट नहीं प्रदान की गई है, या इनमें से कोई नहीं, कोई अलग धारा हो। अगर आपको पता हो तो उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताइए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आयकर अधिनियम की धारा 80 छा के तहत ये प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राहत कोष है उसको छूट प्रदान की गई है। ठीक है, और 1961 की जो धारा 10 और 139 के तहत है, ये आयकर रिटर्न भरने में छूट प्रदान की गई है। और ये मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा के तहत क्या छूट प्रदान की गई है कि वो आयकर रिटर्न ना भरे। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को किस धारा के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, और यहाँ पर ये जो बात कही जा रही, दोनों में अंतर समझिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम के तहत 1961 की धारा 80(6) के तहत कर योग्य आय से छूट दिया गया है, और प्रधानमंत्री राहत जो कोष है उस पर टैक्स ना लगे, ये धारा 10 और 139 में कहा गया है जो अधिनियम 1961 की है। दोनों में अंतर समझ में आया? अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंकटार द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? 4 रिपोर्ट्स दी हुई हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट यानी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी अंकटाड के द्वारा नहीं प्रकाशित की जाती है, कौन सी अंकटाड के द्वारा पब्लिश नहीं की जाती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये अंकटाड के द्वारा नहीं प्रकाशित की जाती है। ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ये भी आपको जानना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बाकी ये सारी रिपोर्ट्स अंकटाड के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, चाहे विश्व निवेश रिपोर्ट हो, चाहे वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट हो, चाहे इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब जो है अंकटाड के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला जो प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी का प्रवेश होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था में नई प्रौद्योगिकी का प्रवेश होता है, रोजगार के अवसर घटते हैं और है आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। अगर कहीं से एफडीआई आएगा तो कौन सा इसके बारे में सही नहीं है। तो रोजगार के अवसर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, घटेंगे नहीं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, घटते नहीं है। बाकी टेक्नोलॉजी भी आती है, जब एफडीआई आती है तो उसमें पैसा भी आता है और साथ में टेक्नोलॉजी भी आती है। ठीक है, तो नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी ये आती ही है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया। तो 2020 भी अभी भी पूछा जा सकता है आपसे। रवीश कुमार, भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक, किसको चुना गया या इनमें से कोई नहीं। तो 2020 का आपको सबको नाम पता होगा कि ये रवीश कुमार को दिया गया था क्या, नहीं, इनमें से कोई नहीं। 2019 का दिया गया था रवीश कुमार को, है ना, रवीश कुमार को 2019 का दिया गया था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, रवीश कुमार 2019 का दिया गया था, कंफ्यूज मत होइएगा। 2020 का इनमें से किसी को नहीं दिया गया था। 2019 में रवीश कुमार और भरत वाटवानी वो सोनम वांगचुक को 2018 में दोनों को दिया गया था, है ना। तो सोनम वांगचुक कौन है, ये जो थ्री इडियट फिल्म में जो दिखाया गया है, जो वास्तव में जिसका किरदार किन्होंने निभाया था, आमिर खान ने, तो वो रियल लाइफ भी उनकी है ना, रियलिटी में है वो। तो इनको 2018 में दिया गया था भरत वाटवानी के साथ। रवीश कुमार को 2019 का दिया गया था। 20 को किसको दिया गया जरा बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि गड़े मुर्दे बिल्कुल उखाड़ रहे हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही पढ़ना भी चाहिए। तो कुलांदेही फ्रांसिस, नीलिमा मिश्रा, अंशु गुप्ता, नरेंद्र मोदी, किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो इसमें नरेंद्र मोदी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है। अंशु गुप्ता को दिया गया है 2015 में सामाजिक कार्य के लिए। 2011 में नीलिमा मिश्रा सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया, ये एंकर थी, ठीक है। और 2012 में कुलांदेही फ्रांसिस को सामाजिक कार्य के लिए ही दिया गया था। ये सब प्राप्त करता है, बाकी नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है। और एक सीएम है जिनको मिल चुका है, वो सीएम का नाम क्या है जरा बताइएगा। वो इस समय भी सीएम है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, फटाफट उत्तर टाइप कीजिए, इसमें समय बिल्कुल नहीं दूंगा। और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। कहाँ पर है, रोम, इटली में। तो देखकर उत्तर कभी मत टिक कीजिएगा। 16 अक्टूबर 1965 को क्यूबेक सिटी कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये रोम, इटली में है। स्थापना क्यूबेक सिटी में हुई थी कनाडा में, लेकिन मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका जो मंत्रालय है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मंत्रालय, मतलब मानक प्राधिकरण का, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने सदस्य देश हैं। WHO में कितने सदस्य देश हैं, 192, 193, 194, 196, कितने सदस्य हैं बताइए। 190, क्या, कौन सा 90। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 194, 194 देश हैं, घटे बड़े तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। 194 देश हैं और ये 2020 तक का ये आंकड़ा है। और इसमें 32 व्यक्तियों का प्रबंध बोर्ड भी है, सचिवालय है इसका, ये ध्यान रखिएगा। 3 अंग इसमें है, एक सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की असेंबली होती है जिसमें 194 सदस्य हैं, दूसरा असेंबली द्वारा चुने गए 32 व्यक्तियों का प्रबंध बोर्ड होता है, और तीसरा होता है सचिवालय। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3 अंगों में से कौन शामिल नहीं है, असेंबली, प्रबंध बोर्ड, अनुसंधान संगठन, सचिवालय। तो अभी आपने पढ़ा है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है बताइए। आज का टेस्ट तो 2 प्रश्न आपको ऐसे ही मिल गए, लेकिन एक आप गलत कर चुके हैं, इसलिए सही से पढ़िएगा। तो इसमें अनुसंधान संगठन नहीं है, असेंबली, प्रबंध बोर्ड और साथ में सचिवालय, ये इसमें शामिल होते हैं, अनुसंधान संगठन इसमें नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत कौन से स्थान पर है। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021, और इसमें भारत किस स्थान पर है। ये सब करंट अफेयर के प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बताइएगा
तो भारत का स्थान क्या है सतत विकास लक्ष्य में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 100 कितना 117वें स्थान पर है, बी ऑप्शन। मैं कभी कभी देख भी लेता हूँ जान के कि मैं कोई कंफ्यूजन ना हो, जिससे गलत याद ना हो। जहाँ पे खुद मैं बदमाशी करता हूँ वहाँ अलग बात है। तो 2021 की जो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। इसमें सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत का जो स्थान है 192 देशों में 117वां स्थान है, 117। और इस मामले में भारत पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। अर्जुन मार्क 1A क्या है? अर्जुन मार्क 1A क्या है? राडार है, टैंक है, नई बंदूक है या पनडुब्बी है? बहुत तेजी से उत्तर दीजिए, 5 सेकंड से ज़्यादा इसमें समय नहीं लगना चाहिए। और 5 सेकंड पूरे हुए और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अर्जुन मार्क ए क्या है? एक टैंक है। ठीक है, ये क्या है? टैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया? सेना को सौंपा। और ये जो है स्वदेशी है, क्योंकि इसका सारा काम देश में ही हुआ है। इसकी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट तक का सारा काम डीआरडीओ ने इसको बनाया है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन मार्क 1A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अविद्या योजना का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अविद्या योजना जो चल रही है वो किस तिथि को उद्घाटित की गई थी? 11 जनवरी, 15 फरवरी, 17 जुलाई, 15 जून, किस तिथि को प्रकाशित की गई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या, कब की गई थी? फरवरी में की गई थी, 15 फरवरी 2021 को। 15 फरवरी 2021 को इसको किसके द्वारा, जो हमारे यहाँ के सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। और इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं उनको दी जा रही है। और बाकी अब कितनी बढ़िया योजना चल रही है आप जान ही रहे हैं। कोरोना भी आ गया। हाल ही में बांस से निर्मित फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? फुट ओवरब्रिज, जब जिसमें आप पैदल चल के पार करते हैं, तो ये कहाँ पे उद्घाटित किया गया? जो बांस से निर्मित है, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, केरल। और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? असम में। असम में फुट ब्रिज का उद्घाटन किया गया। बार बार आप इसको देखते रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन गलत करेंगे ही नहीं। बाकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, चाहे हमसे ज्वाइन करिए या कहीं से ज्वाइन करिए। हमारी टेस्ट सीरीज, उसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छी है। एक टीम वर्क है, बहुत बढ़िया बनाई गई है। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 6307281212 पर कांटेक्ट करिए। ठीक है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए आईएएस प्रेप एकेडमी का। डेली का करंट अफेयर उस पर पढ़िए, रोज करंट अफेयर मांझते रहिए। अच्छे से काम अगर आप करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अनवरत प्रयास करना होता है। ठीक है, तो ये असम में निर्मित किया गया। असम के गुवाहाटी के खानपारा में हिमंत बिस्वा शर्मा ने, राज्य के मंत्री हैं ये, उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था। बांस से बनाया गया इसको। कार्लपेट अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, बिहार। कार्लपेट अभ्यारण्य, कार्लपेट सैंक्चुरी कहाँ पर स्थित है बताइए? भारत के किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में। कई लोग कहते हैं यहाँ उत्तर बताने से ज्यादा जल्दी याद होता है, तो ओडिशा में ये स्थित है। कार्लपेट अभ्यारण्य ओडिशा में। ये अभी यहाँ पर हुआ, 6 हाथियों को रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया हुआ और इससे उनकी डेथ हो गई, हाथियों की। और ये जो रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया है, यानी कि हेमोरहैजिक सेप्टिसीमिया इसको बोलते हैं। ये एक संक्रामक जीवाणु रोग होता है, जीवाणु से फैलता है, संक्रामक होता है। संदूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आने वाले जानवरों को ये क्या करता है? संक्रमित करता है। स्वतंत्र तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, जैसे कि कोरोना में होता है उस तरीके का, निमोनिया हो जाता है उस तरीके का। और इस कारण से ये कार्लपेट जो अभ्यारण्य उड़ीसा का है, ये चर्चा में रहा। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? पहला, पांचवा, तीसरा, सातवां। बहुत सरल प्रश्न है और इसका उत्तर दीजिए। और जिनका भी उत्तर है पांचवा, यानी कि जो बी ऑप्शन जिनका है उनका सही उत्तर है पांचवा। ठीक है, पांचवा। 5 फरवरी 2021 को जो सप्ताह समाप्त हुआ था उसके अनुसार $6.24 बिलियन की गिरावट के साथ 583.94 अरब डॉलर पे पहुंच गया था भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये डेटा अपडेट होता रहता है, ध्यान रखिएगा। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, ये फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है इसे, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, ब्रुकेसिया नाना क्या है? तो ब्रुकेसिया नाना मछली, गिरगिट, कुत्ते, तोते किसकी प्रजाति है? ये आपको बताना है। उत्तर दीजिए, बहुत तेजी से उत्तर दीजिए, देखता हूं कि कौन सबसे पहले उत्तर दे रहा है। ये मैं सब एक एक देखता हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रुकेसिया नाना क्या है? तो ब्रुकेसिया नाना एक गिरगिट की प्रजाति है। नाना है गिरगिट, रंग बदलने वाला गिरगिट नाना है ना। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, वही वाला।
तो ये द्वीपीय देश मेडागास्कर पर खोजी गई एक गिरगिट की प्रजाति है और सबसे छोटा वयस्क सरीसृप माना जा रहा है। ये केवल 6 मिलीमीटर लंबा है और मादा गिरगिट की लंबाई 28.9 मिलीमीटर होती है। नर गिरगिट छोटा है, मादा बड़ी है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है, कू ऐप क्या है? शिक्षा ऐप है, माइक्रो ब्लॉकिंग प्लेटफॉर्म है, रेल टिकट प्लेटफॉर्म है, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर दीजिए। जैसे आपने ट्विटर देखा है ना, उस तरीके का है और इसका सही उत्तर है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, कू। जैसे ट्वीट करते हैं ऐसे कू करते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 2020 में ही कू ऐप को लॉन्च किया गया और भारत सरकार का आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज इसने जीता था। इस ऐप ने, यानी कि इसमें भाई भारतीय टैग लगाकर इसको चलाया जा रहा है। और मन की बात में भी इसका जिक्र पीएम मोदी ने किया था, कई मिनिस्टर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और मैंने भी इसको ज्वाइन किया था, कुछ थोड़ा बहुत दिखा उखा भी था, उसके बाद में फिर मैं, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करूँ। एक समय था कि मेरी रोज एक कविता आती रहती थी, पेपर्स में पब्लिश होती रहती थी। ये सब मैं बताना नहीं, मतलब ये बताने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण, है ना, नॉवेल कंप्लीट करने का समय नहीं मिल रहा है, फिनिशिंग केवल करनी है। बस आप लोगों के चक्कर में एक क्वेश्चन पढ़ाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। 6307281212। कोई इंक्वायरी हो अगर तो।